हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन मैराथन क्लास से रिलेटेड है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए और आज अगेन 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। एंड क्लास स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि जो भी स्टूडेंट इमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमने क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल अपने ऐप पे ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो आप जिस भी पैकेज में इंटरेस्टेड हो, आप वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। एग्जाम के पहले अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो हमने टेस्ट सीरीज का भी बहुत सारा पैकेज रखा है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे ऐप से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छा, इसके अलावा एक बात बता दें कि अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दो चीजें आपको करना मैंडेटरी है। एक तो हमारी मैराथन क्लासेस और एक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें तो बाकी यूनिवर्सिटीज के भी, जैसे अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करें तो उसमें हमने जामिया के भी पेपर्स रखे, एचपीयू के भी पेपर्स रखे, सीपीईटी के भी पेपर्स रखे। बट देखो, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज ही बनते हैं। तो जितनी ज्यादा आप बाकी यूनिवर्सिटीज के पेपर की भी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे एमसीक्यूज वहां से ना कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। प्लीज आप लोग ये प्लेलिस्ट जरूर से कवर कर लेना एग्जाम के पहले। ठीक है, चलो अब अपना आज का सेशन स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस किया था, 1 to 50, एंड आज हम लोग नेक्स्ट 50 डिस्कस करने वाले हैं। देखो अगेन हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का। चूज अ स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। Pricing is governed by not only the internal factors of company but also external environmental factors. Yes, क्योंकि अगर मान लो जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट की भी तो प्राइस बढ़ेगी। तो सिर्फ इंटरनल फैक्टर नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर भी इक्वली रेलेवेंट होता है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना। अगर सेल बढ़ रही है तो क्या प्रॉफिट बढ़ेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनीज विच वांट टू क्रिएट अ प्रेस्टीज इमेज फॉर देयर प्रोडक्ट्स नॉर्मली प्राइस देम हाई। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट को लोग मतलब वैल्यूएबल आइटम की तरह देखें, प्रेस्टीज की तरह देखें, तो भाई उसका दाम ज्यादा होना चाहिए। एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सीक्स टू प्रिवेंट प्राइस वॉर। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। सिर्फ और सिर्फ बी ही ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, अगेन देखो हमारे पास असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। लिखा है द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ इंटररिलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। क्या कह रहा है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिससे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो और मार्केट में जो रिटेलर्स हैं वो कंज्यूमर्स तक इंट्रोड्यूस करते हैं। Most producers do not sell goods directly to the consumers. They make use of a variety of intermediaries known as middlemen. हाँ, जैसे जो होलसेल मार्केट होता है कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, नहीं, वो रिटेलर को सेल कर रहे हैं और रिटेलर कस्टमर को सेल कर रहे हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, असर्शन एंड रीजन। और देखा जाए तो रीजनिंग करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्यों? क्योंकि असर्शन में यही तो लिखा है ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इफ इन केस मान लो अगर हमने प्रोडक्ट बनाया और हम डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं तो मिडलमैन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऑप्शन रीजनिंग में यही चीज लिखा है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही इसलिए है क्योंकि हमें मिडलमैन की जरूरत होती है। बहुत लोग डायरेक्टली कंज्यूमर से या कस्टमर से डील नहीं करते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट, read the situation given below and classify it. A customer walks into a general merchant shop and while buying Dove soap discovers that he can get a stainless steel spoon free if she buys Santoor soap. Therefore, she bought Santoor soap. It is an advertisement, it is a publicity, it is neither advertisement nor publicity, it is both advertisement as well as publicity. ना तो ये किसी तरह का एडवर्टीजमेंट है, ना तो ये किसी की तरह की पब्लिसिटी है। आप मार्केट में गए, आपको लगा कि आप दूसरा प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको कुछ इन रिटर्न मिलेगा फ्री, तो इसलिए आपने संतूर का ऑप्शन चूज किया। ठीक है, तो ना तो ये एडवर्टीजमेंट है बेटा और ना ही पब्लिसिटी है। एडवर्टीजमेंट तो तब होता है ना जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि एक फ्री आइटम देख करके आपने वो प्रोडक्ट परचेज किया है। नेक्स्ट है डिफाइन स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन यहाँ हम सीधे सीधे पढ़ दे रहे हैं। लिखा है अ यूनिफाइड comprehensive integrated plan that relates a calculated advantage of the firm to the challenges of the environment। स्ट्रैटेजी यही होती है ना कि आप क्या करते हो कि जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रैटेजी बना करके चलते हो कि कैसे आप चीजों को डील करोगे। आप डायनामिक रहोगे, रिजिड रहोगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पेस्टल फ्रेमवर्क व्हाट डज एल स्टैंड फॉर। बाकी सब देख लो, पेस्टल मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल, ये फुल फॉर्म है पेस्टल का। ठीक है, इसको याद कर लेना, सी करेक्ट आंसर होगा लीगल। नेक्स्ट, a strategy which is directed at producing goods and services considered unique in its industry and directed at consumers who are relatively price insensitive. It is known as price differentiation. यहाँ आप क्या कर रहे हो, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे, क्यों? क्योंकि लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ा कि आप कितने का बेच रहे हो। करेक्ट आंसर होगा बी, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, which of the following is not one of the four central questions that a study of economics is supposed to answer? What to produce, how to produce, for whom to produce. बेसिकली हम इन तीन चीजों की बात करते हैं और यहाँ लिखा है who produces what, when are goods produced, who consumes what, how are goods produced. हम कभी भी when are goods produced, goods कब बनाया जाएगा, इस पे तो कभी बात ही नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, dash is defined as a change in total cost as a result of change in level of output, investment, etc. मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो यहाँ पे ये चीज कह रहा है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जितने से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, if growing condition increase, the supply of coconut and hot weather increases the demand for coconut water, the quantity of coconut bought. क्या चीज कह रहा है, the good ग्रोइंग कंडीशन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कोकोनट। आपने कोकोनट की सप्लाई बढ़ाई और क्योंकि हॉट वेदर है तो उसकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, इंक्रीजेस इन प्राइस, माइट राइज, फॉल और नॉट चेंज, does not change but the price rises, does not change but price fall, increases and the price rises. अब यहाँ क्या है, देख लो, लेट से ये डिमांड है और ये सप्लाई, ठीक। अब हमारी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। पहले क्या था, पहले इतनी प्राइस और इतनी क्वांटिटी सेल हो रही थी, अब ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो इस केस में क्वांटिटी तो इंक्रीज करेगी ही करेगी एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ देखो ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारी क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, बट प्राइस ना, नो डाउट मेरा जो एग्जांपल है उसमें इंक्रीज हो रही है, बट प्राइस इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, सेम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है कि डिमांड ज्यादा बढ़ रही, कौन कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, इसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजेस। नो डाउट जो आपकी क्वांटिटी बॉट है वो तो बढ़ेगी, बट प्राइस चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statement about price elasticity of demand is correct? ऑप्शन देख लेते हैं। Price elasticity of demand is a measure of how much the quantity demanded of a good response to a change in price of that good. Yes, अगर हम elasticity of demand की बात करें तो यहाँ यही तो देखते हैं ना कि change in quantity demanded to change in price. Price elasticity of demand is computed as a percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. Price elasticity of demand in the long run would be different from that of the short run. हाँ, जो आपकी elasticity of demand है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट रन में नो डाउट डिफर करेगी। लॉन्ग टर्म मतलब लंबा टाइम पीरियड है, हो सकता है उसमें स्टेबिलिटी दिखाए, ठीक है। हमने इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से ना ये पॉइंट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which of the following is not an individual component of systematic risk? Purchasing power risk, market risk, inflation risk, interest rate risk. No doubt individual component बोला है और inflation में कभी भी एक component की हम बात नहीं करते हैं, तो correct answer होगा C. Next, Noida toll bridge is an example of dash type of project financing. Build, own and operate type, build, own, operate, transfer type, build, operate, transfer type, bridge financing. ये बेसिकली बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर टाइप का ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप बना भी रहे हो, आप ओन भी कर रहे हो, उसको ऑपरेट भी कर रहे हो, टाइम के साथ उसको ट्रांसफर भी कर रहे हो, ठीक है। दैट इज बूट, बूट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, which of the following ratios does come under activity or operating ratio? Current ratio, quick ratio, inventory turnover ratio, proprietary ratio. एक्टिविटी रेशियो है तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा। हमने रेशियो एनालिसिस पे भी डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो जरूर से कवर कर लेना, वहां से ये पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि किसका क्या पार्ट है।
नेक्स्ट, this is a basic concept of accounting. According to this concept, every business transaction has a two-fold effect. In commercial context, it is a famous dictum that every receiver is also a giver and every giver is also a receiver. Dual aspect concept, हमने ये जितने भी प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स है इन पे भी डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर पे अपलोड किया हुआ है क्लास, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से कवर कर लेना। और हम तो बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपरेशन करो उसकी हमने प्लेलिस्ट ड्राफ्ट की हुई है, वहां से अगर आप सारी क्लासेस कवर कर लोगे तो एग्जाम टाइम आपको कहीं पे भी कुछ भी नया नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इन प्रैक्टिस अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट आर टू बी क्रेडिटेड। टू और मोर अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है, दो या दो से ज्यादा डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तब ये कंपाउंड एंट्री कैसे हुई? कंपाउंड एंट्री मतलब जहां एज अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू कैश, टू डिस्काउंट, मतलब जहां आपको ना डेबिट में एक और क्रेडिट में दो या दो से ज्यादा, वाइस वर्सा, या दोनों में ही दो या दो से ज्यादा एंट्री मिले, उस केस में हम उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ओनली, ये कंपाउंड एंट्री का पार्ट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, लिखा है कि बिल ड्रॉन ऑन 16 जून फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज एंड अनफॉर्चुनेटली on 19 July it is a public holiday. Then what will be the maturity date of the bill? यहाँ सीधे सीधे बता दिया कि 19 जुलाई उसकी ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट मतलब 30 डेज हम उसमें ऐड करते हैं प्लस 3 डेज जो आप ऐड करते हो। ठीक है, अब अगर 19 जुलाई पब्लिक हॉलिडे है तो पहले से पता था कि पब्लिक हॉलिडे है, ये कोई इमरजेंसी हॉलिडे तो हुई नहीं, तो एक दिन पहले ही हम बिल का पेमेंट कर देते हैं, दैट इज 18 जुलाई को इसका पेमेंट कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following expenditure is considered as deferred revenue expenditure? 2000 spent on repair of machinery, अगर रिपेयर करा रहे मशीनरी की तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। 20,000 spent on some major alteration to theater, जिससे वो ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा तो उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। 4,000 spent on dismantling, transportation and reinstalling plant and machinery to a new site, and 60,000 spent on construction of railway siding, तो इसका बेनिफिट आपको बहुत साल तक मिलेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ ऑप्शन सी देखो जो कि डिसमेंटलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीइंस्टॉलिंग के लिए है, बेसिकली जो रिसर्च, डेवलपमेंट, रीइंस्टॉलिंग से रिलेटेड खर्चा होता है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिसको कई सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसको कई साल तक राइट ऑफ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट? अब कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ लो। कंसाइनमेंट में दो लोग होते हैं, पहला तो कंसाइनर होता है, फिर कंसाइनी होता है। लेट्स से हम कंसाइनर है, हमने एक शॉप खोली है साड़ी की, और लेट्स से हम वाराणसी में अपने शॉप पे साड़ी सेल करते हैं। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, बिजनेस को हम एक्सपैंड करना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, चाहे तो हम वहां जाएं, अपनी एक वहां पे भी शॉप स्टार्ट करें और वहां से ऑपरेट करें, या दूसरा तरीका क्या है कि हम वहां किसी पर्सन को अपॉइंट कर लें जिसको हम कंसाइनी बोलेंगे, उसको अपना गुड्स भेज दें और वो हमारे बिहाफ पे गुड्स सेल कर देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कंसाइनमेंट का। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एज एन एजेंट। हाँ, हम प्रिंसिपल, वो एजेंट। द लीगल ओनरशिप एंड द टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द कंसाइनी। नहीं, कंसाइनी का काम सिर्फ गुड्स बेचने का है, उसको हम कभी भी गुड्स का ओनर नहीं बनाते। Dispatch of goods on consignment amounts to sale of goods by the consignor. No, अगर आप कंसाइनमेंट बेसिस पे अपने गुड्स को डिस्पैच करो, जैसे हमने लखनऊ में जब अपना बिजनेस एक्सपैंड किया वहां पे गुड्स भेजा, तो क्या वो सेल हो जाएगा? नहीं, वो सेल नहीं होता, वो तो कंसाइनी को भेजा है, कंसाइनी उसको फर्दर सेल करेगा। द कंसाइनी डज नॉट बिकम द डेटर ऑफ द कंसाइनर ऑन रिसीट ऑफ गुड्स। हाँ, वो डेटर कहाँ है? यहाँ डेटर केटर की बात ही नहीं हो रही है भाई, वो तो एजेंट हो गया आपका, वो आपके बिहाफ पे गुड्स सेल करेगा। करेक्ट आंसर होगा सी। यहां पे ये बोला था फॉल्स इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट, तो फॉल्स कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट अमाउंट ड्यू फ्रॉम द को-वेंचर्स, प्रॉफिट और लॉस। जब भी आप मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना रहे हो तो प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बना रहे हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, loading is usually involved in all such items which are recorded at the invoice price in the consignment account. Which of these is not of those items? Opening stock, goods returned by the consignee, goods sent on consignment, expenses. जब भी हम बात करें लोडिंग की, इनवॉइस की, दैट इज इनवॉइस प्राइस। सो इनवॉइस प्राइस हमेशा कहाँ इंक्लूड होता है बेटा? कॉस्ट में।
और जो गुड्स आया गया उसी पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, इन पे इंक्लूड होगा, ना कि एक्सपेंसेस पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, which of these books is not related to non-trading concern? Stock register, minute book, member register, donation book. Donation book non trading से related नहीं है। Next, which of the following is not a method of costing? देखो दो चीजें हैं, एक कॉस्टिंग का मेथड और एक कॉस्टिंग की टेक्निक। जैसे जॉब कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग है, दैट इज सिंगल कॉस्टिंग। ये सारी चीजें किसमें आती है बेटा? मेथड ऑफ कॉस्टिंग में। बट कॉस्टिंग टेक्निक में आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना, एक्टिविटी कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये सब क्या है? कॉस्टिंग टेक्निक है। तो मेथड में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगा, जॉब कॉस्टिंग होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग टेक्निक। क्लियर? नेक्स्ट, which is not a direct or indirect cost? On cost, supplementary cost, overhead cost, down cost. Down cost basically ना तो direct cost है ना indirect cost है, ना हमने कहीं सुना है costing में। Next, dash is also referred to as e-website, e-shop, ये learn कर लेना। कुछ क्वेश्चन ई कॉमर्स से रिलेटेड आता है, ठीक है, तो इसको प्लीज लर्न कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू सोसाइटी एट लार्ज? ई कॉमर्स enables more individual to work at home. Yes. E-commerce enables public to shop or do other transactions 24 hours a day, all year round from almost any location. Ability for creation of highly specialized business. E-commerce enables people in rural areas to enjoy products and services. E-commerce provides people with more choices. They can select from many vendors and from many product. अब अगर देखा जाए ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि आपके एरिया में जो अवेलेबल नहीं है आप उसको क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिकली मंगवा सकते हो, दैट इज ऑनलाइन मंगवा सकते हो। करेक्ट आंसर है ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 176 कट कर दे रहे हैं। E-cash is not based on which of the following system? Digital signature, electronic data exchange, cryptocurrency, digital name. E-cash मतलब डिजिटल नेम नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा डी। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले प्लीज साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन है, इट इज अ पॉपुलर टेक्निक फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन सिट टुगेदर एंड जनरेट एज मेनी बिजनेस आइडिया एज पॉसिबल। इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, प्लीज इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट, which of these is a kind of company categorized on the basis of liability of shareholders or members? Private company, public company, unlimited company, government company. No doubt liability की बात कर रहा है तो unlimited company, चाहे limited होगा चाहे unlimited। Next, a company forfeited 400 equity shares of 10 each issued at a discount of 10% for non-payment of 2 calls of rupees 2 each. What will be the amount forfeited by the company? कंपनी से आप the amount forfeited by the company, कंपनी ने कितना forfeit किया ये देखो। कह रहा है 400 इक्विटी शेयर है। अब यहां देखो 400 इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, जिसपे आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो बैलेंस कितना बचा? 9, क्योंकि ये 1 रुपीज हो गया। अब इस 9 में से एक कॉल था 2 रुपए का, दूसरा कॉल था 2 रुपए का, और बाकी जो 5 रुपीज है वो आपको मिल गया, ठीक है। ये पैसा आपको नहीं मिला, बट 5 रुपीज मिला ना, 5 इंटू 400, ये पैसा तो कंपनी को मिल गया। जब कंपनी ने शेयर आपसे छीना तो ये पैसा आपको मिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2000। क्लियर? Next, for calculating pre-incorporation profits in the case of a public limited company, relevant date क्या होती है? अगर pre-incorporation profit की बात करें तो certificate of incorporation ही वो relevant date मानी जाती है। Next, which of the following pro formas of balance sheet of a company does not require that figures of the previous year should be shown in separate column along with the figures of the current year with respect to the each of the items of liabilities and asset? ना तो ये horizontal में चलता है ना ये vertical में चलता है कि आप लास्ट ईयर का डेटा दिखाओ। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, चाहे horizontal फॉर्म हो चाहे वर्टिकल फॉर्म हो। नेक्स्ट, दो आपके पास लिस्ट दी है, मैच करना है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या हो गया? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। करंट लायबिलिटी अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, एंड करंट एसेट हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। तो सीक्वेंस हो गया 4 1 2 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, X sets up a new business on 1st October 1987 and does not close its books on 31st March 1988.
What will be the period of previous year for the assessment year 89-90? अब यहाँ देखो, जब आपने अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको ये 6 मंथ का पीरियड दिखाना चाहिए था, बट आपने नहीं दिखाया 6 मंथ का पीरियड। अब आप नेक्स्ट ईयर इसको क्लोज करोगे ना, 31 मार्च 1989 में क्लोज करोगे, तो ये 12 महीना और ये 6 महीना, टोटल आपका 18 महीने का बुक्स दिखाओगे। क्लियर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 18 मंथ्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लर्न कर लेना। द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज ब्रीफली इन स्टेटेड फ्रॉम विच टू विच ईयर एज अ गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड? लर्न कर लेना 1925 टू 31। नेक्स्ट, द फेमा वाज पास बाय लोकसभा ऑन 2 दिसंबर 1999। ये क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट, हु सेड रिक्रूटमेंट इज अ बिजनेस एंड इट इज अ बिग बिजनेस? डेल योडर। नेक्स्ट, read the following statement and select the correct option. देख लेते हैं। A company's financial performance is dependent on the shares issued by the company, dependent on the investment in assets, dependent on the liquidity or cash flow statement, based on the profit earned during the period. Yes, अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो क्या लिक्विडिटी पोजीशन है और क्या प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, इस पे बेस्ड है, ना कि वो शेयर इशू और इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट, which income from the following is partly exempted? Agricultural income, shares from unregistered firm, interest on certain government securities, payment of lease rent. Partially exempted है shares from unregistered firm। अगर unregistered firm से share है तो partly वो exempted और partly taxable है। Next question कट करेंगे। Next, which media is very effective for advertisement but is the most expensive medium? टेलीविजन, रेडियो, होर्डिंग, एग्जीबिशन। नो डाउट टेलीविजन, इसमें बहुत पैसा लगता है अगर आपको एडवर्टीजमेंट कराना हो तो, बट नो डाउट इफेक्टिव है क्योंकि घर घर में आपको टेलीविजन मिलेगा। नेक्स्ट, which of the following is not an objective of IMF today? Discouraging adoption of exchange controls, developing a multilateral system of payment, maintaining exchange rate, assisting member countries। इनका काम एक्सचेंज कंट्रोल को डिस्करेज करना नहीं है, ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, अब पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। टैक्स इंसिडेंस इज द लोएस्ट इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज रिलेटिवली हायर ऑफ रेसिडेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ नॉन रेसिडेंट। हाँ, अगर हम ये देखें तो रेसिडेंट पे ज्यादा टैक्स लगता है कंपैरेटिवली नॉन रेसिडेंट से। एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नो। ग्रेचुइटी और पेंशन इज पार्शली एग्जेम्प्टेड इनकम। नो। ये डिपेंड करता है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ग्रेचुइटी पे हम किसी क्लास में जरूर ग्रेचुइटी पे पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से उस पर टैक्सेबिलिटी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मार्केट ग्रिडिंग। अब मार्केट ग्रिडिंग की बात करें तो देखो इसकी सही डेफिनेशन 4th पॉइंट में दी है कि इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक जो कि फैसिलिटेट करता है मार्केट के सेगमेंटेशंस को। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कट कर दिया गया था क्योंकि इसका आंसर सही नहीं दिया है। व्हाट इज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम मेंशन होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा सेल्स या प्रॉफिट मेंशन होता है। नोट कर लेना, इस पे हम हमेशा मेंशन करते हैं टाइम और यहां होता है सेल्स और प्रॉफिट। ऑप्शन कहीं भी इनकरेक्ट करेक्ट नहीं दिया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को कट कर दिया गया। नेक्स्ट, Who appoints NABARD chairman? लर्न कर लेना, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। नेक्स्ट, which of the following is prepared for distribution of profit among the partners? अब देखो अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में नो डाउट हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, बट उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज बनाते हैं पीएल एप्रो। पीएल एप्रो के बाद कैपिटल करंट अकाउंट भी बनता है, वो एक अलग चीज है, बट पीएल एप्रो में सारी चीजें मेंशन करते हैं कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, मतलब रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी चीजें वहां मेंशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पीएल एप्रो अकाउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर? नेक्स्ट क्वेश्चन कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन एड? It is made accessible on concessional terms, inferring that the pace of interest is lower and the development time frame is longer. Loans and grants are provided for development purposes, rarely involves any foreign exchange. Countries would need foreign exchange. देखो ये चीज कह रहा है फॉरेन एड।
फॉरेन एड की अगर बात करें तो इसमें पहला पॉइंट करेक्ट है, लिखा इट इज मेड असेसिबल ऑन कंसेशनल टर्म्स इन्फरिंग दैट द पेस ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर एंड द डेवलपमेंट टाइम फ्रेम इज लॉन्गर। इंटरेस्ट कम लगेगा और डेवलपमेंट टाइम आपको ज्यादा दिया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आर कंडेम्ड फॉर लिसनिंग राइवलरी द एनालिसिस फॉल्स अंडर विच जर्नल स्पेस ऑफ सोशल मार्केटिंग इशू। मार्केटिंग से इम्पैक्ट ऑन कंपनी, ऑन इंडिविजुअल, ऑन अनदर बिजनेसेस, ऑन सोसाइटी एज अ होल। नो डाउट हम जब भी मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग से दूसरे के बिजनेस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि हमारे, है ना। हम अगर मार्केटिंग करें तो नो डाउट हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब अगेन देखो ये 50 एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। आप बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। मैक्सिमम क्वेश्चंस देखो थ्योरी बेस्ड ही है, न्यूमेरिकल पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए अपने मैराथन क्लास में, ठीक है। और अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास भी होगी उसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस ही अपलोड करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर इंटरेस्टेड हो क्लासेस, टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल में तो आप हमारे ऐप से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो क्लासेस परचेज करने में, स्टडी मटेरियल परचेज करने में या टेस्ट सीरीज परचेज करने में तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।